Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood. Once again, I warmly welcome to all of you in online biology class presented by the Pagaisan School System, Nankana Sahib. Today I am here with 9th standard biology book, and we are going to start from very first chapter, that is the introduction to biology. Students, you know very well, we have already learned about from this chapter these terms. We have learned what is science, what is biology, why we study biology. Students, we also learn about the division of biology and also the branches of biology. All these terms we have already learned. After all these, today our topic is relationship of biology to other sciences. Students, आज हम सीखेंगे कि बायोलॉजी का कुछ दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशनशिप क्या है. रिलेशनशिप मीन ताल्लुक, इसका ताल्लुक क्या है वो हम सीखने जा रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक के अंदर जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करते हुए हम पढ़ेंगे. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है वो मैंने एज सच यहाँ पे लिख दिया है. इसको हम रीड करेंगे और फिर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. तो बेटा, जो बायोलॉजी का रिलेशनशिप है किसी भी दूसरी साइंस के साथ, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते. बिकॉज बायोलॉजी जो है वो आप जानते हैं कि वो लाइफ की स्टडी को कहते हैं. जो लाइफ की स्टडी होती है वो बायोलॉजी कहलाती है. ठीक है, लेकिन जानदारों के मुताल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ दूसरे साइंसी अलूम की ज़रूरत होती है. तो उसके बगैर हम जो है वो जानदारों के प्रोसेस की इंफॉर्मेशन की जो वजाहत है या अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं हो सकती. ठीक है, मसलन जैसे अगर हमने कोई भी केमिकल प्रोसेस डिस्कस करना हो, कोई भी केमिकल प्रोसेस यानी इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी अगर वो हम सीखना चाहें तो हमें ना सिर्फ बायोलॉजी का पता होना चाहिए बल्कि हमें साथ साथ जो है वो केमिस्ट्री का नॉलेज भी होना चाहिए. साथ साथ हमें किस तरह से रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं वो हमें पता होना चाहिए. इसी तरह कोई अगर जानदार जिस तरह से मूव करता है, तो जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो फिर हम फिज़िक्स के अंदर जो मोशन के जो लॉज हैं हम उनकी बात कर रहे होते हैं. ठीक है, तो लिहाजा बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें दूसरे साइंसी अलूम की ज़रूरत होती है. इसी तरह आप किसी दूसरे साइंसी अलूम को पढ़ें तो आपको कई और दूसरे ब्रांचेस जो साइंस की ब्रांचेस होती हैं उनकी आपको साथ पढ़ने की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो असल में ये टॉपिक जो है वो यही बता रहा है कि कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आप कोई एक सब्जेक्ट उसको आप अकेला अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. यानी आपको दूसरी ब्रांचेस का साथ में सहारा लेना पड़ता है. ठीक है, हेल्प लेनी पड़ती है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है मैं वो रीड कर रहा हूँ. इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड. यानी जो ब्रांच साइंस की ब्रांचेस का आपस में जो ताल्लुक है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है, बायोलॉजी हैव इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल. यानी साइंस के पास जो इंफॉर्मेशन है ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में, उसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम उसको दूसरी ब्रांचेस के साथ
साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ जब तक रिलेट नहीं करेंगे तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। वो कह रहा है कि हर जो ब्रांच है उसका जो ताल्लुक है वो दूसरी कई ब्रांचेस के साथ है, इसके बगैर जो है वो स्टडी मुमकिन नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई है, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, बायोलॉजिस्ट मस्ट हैव टू स्टडी द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। वो कह रहा है कि जानदारों के अंदर अगर आप मूवमेंट के प्रोसेस को स्टडी करना चाहें तो वो जो स्टडी करने वाला बंदा है बायोलॉजिस्ट, साफ ज़ाहिर है जानदारों की मोशन के बायोलॉजिस्ट ही पढ़ेंगे, वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो बायोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, उसको फिजिक्स के जो मोशन के लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। फिर वो समझेगा कि जानदार जो हैं वो किस तरह से हरकत कर सकते हैं, किस तरह से वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये रिलेशनशिप की बात है। और रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, जो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, इसके लिए एक ख़ास टर्म भी यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस या इंटरडिसिप्लिनरी, आप जस्ट इंटरडिसिप्लिनरी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो मैंने आप लिखा व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या होती हैं, यानी ये हमने जो ये टर्म है, ख़ास टर्म जो यूज़ की गई है रिलेशनशिप के लिए, जो एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ होता है, उसके लिए ये बाकायदा एक टर्म बोली जाती है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो आपको ये डिफाइन में आ सकता है, तो ये डिफाइन आपकी बुक में बेटा नहीं है, तो लिहाजा आप इसको नोट करें, ठीक है। द स्टडी ऑफ 2 or more branches of science together is called interdisciplinary sciences। दोबारा सुने, स्टडी ऑफ 2 or more branches, यानी 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस की जब हम उनको एक साथ स्टडी करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, जब हम जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस को एक साथ स्टडी करते हैं, तो देन दे आर कॉल्ड द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो यहाँ पे 5 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस दी गई हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो बायोफिजिक्स है, सेकंड हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, और थर्ड हमारे पास बायोमेट्री है, बायोमैथमेटिक्स भी इसको कहते हैं, और 4 पर हमारे पास बायोजियोग्राफी है, और 5 पर हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स है, ठीक है जी। तो 1 by 1 हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है या रिलेशनशिप है बायोलॉजी का विद अदर साइंस, वो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बायोफिजिक्स। तो यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं कि वर्ड बायो है और साथ फिजिक्स है, यानी बायोलॉजी प्लस फिजिक्स को हम बायोफिजिक्स बोलते हैं, एक साथ एक कंपाउंड वर्ड बन गया हमारे पास, ठीक है। और ये 2 साइंसेस को हमने मिला दिया, ये साइंसेस की 2 ब्रांचेस हैं जिनको हमने मिला दिया, और हम इनको जब इकट्ठा स्टडी करते हैं, यानी हम करते क्या है कि जब हमने जानदार को स्टडी करना होता है और उसमें जब हम हेल्प लेते हैं फिजिक्स की, तो फिर वो बायोफिजिक्स बन जाती है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो डिफाइन लिखी हुई है वो लिखा हुआ है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। वो कहता है ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, ये फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी करती है, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं, बायोलॉजिकल जो अमाल होते हैं, उन पर एप्लीकेबल होते हों। यानी ऐसे असूलों को स्टडी किया जाता है फिजिक्स के जो बायोलॉजिकल फिनोमिना मीन आमाल, फिनोमिना मीन प्रोसेसेस, आमाल, यानी बायोलॉजी के अंदर जो प्रोसेसेस जानदारों की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उनको स्टडी करने के लिए जब हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का सहारा लेते हैं, तो फिर ये कहलाती है बायो
फिजिक्स। इज दैट क्लियर? मसलन इसको समझने के लिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे लीवर की एग्जांपल दी गई है और लिम्स ऑफ एनिमल्स की एग्जांपल दी गई है। लीवर आप जानते हैं, लीवर ये LEVER लीवर है, इसका मतलब होता है वो जो जिसे शीशा कहते हैं, जो बैलेंस किया जाता है, एक तरफ लोड रखा जाता है, एक तरफ जो है वो एफर्ट लगाई जाती है, या दोनों तरफ आपने देखा पार्क में लगा होता है तो बच्चे दोनों साइड पे बैठ जाते हैं, सेंटर में उसका एक जो है वो सेंटर पॉइंट होता है, मैवर होता है उसका, और दो तरफ जो है बच्चे वो बैलेंस कर रहे होते हैं। तो बेटा ये लीवर कहलाता है, LEVER लीवर, ठीक है। LIVR अगर हो जाएगा तो फिर वो जिगर कहलाएगा, ठीक है, लीवर, जो हमारी बॉडी का एक सबसे बड़ा ग्लैंड है, उसकी बात नहीं हो रही है। ये फिजिक्स के अंदर जो लीवर होता है, ये आपने देखा होगा बेटा इस फॉर्म में कि ये उसका ये सेंट्रल पॉइंट है, ये इसका पाइवट है, और ये उसके ऊपर एक जो है वो इस तरह से फ्लैट सा, तो इसको फिर बैलेंस किया जाता है, एक तरफ लोड रखा जाता है या दोनों तरफ दो बच्चे बैठ के इसको वो लेवल करते हैं, ठीक है। पार्क में अक्सर आपने देखा होगा। तो इसकी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि सिमिलरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर लीवर इन फिजिक्स के अंदर वो कहता है लीवर की जो जो उसके असूल हैं काम करने के, जो उसके काम करने के असूल हैं फिजिक्स के अंदर लीवर के, वो कहता है वही जो है बिल्कुल सेम इसी तरह हम जानवरों के जो लिम्स हैं, लिम्स मीन जैसे बाजू हैं और जैसे हमारी टांगे हैं, जिस तरह की इनकी हरकत हैं, जिस तरह के इनकी जो मूवमेंट है, वैसी मूवमेंट जो है वो लीवर की होती है। बात समझ आ रही? तो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं। मसलन जैसे ये मैवर है इसका, ऐसे हमारे ये जॉइंट होते हैं, ठीक है, और जैसे ये इसकी एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है, इसी तरह हमारा फोर आर्म और बैक आर्म है, और इस पे एफर्ट जो हमारे मसल्स लगा रहे होते हैं, तो ये सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे लीवर काम कर रहा है वैसे हमारे लिम्स काम कर रहे हैं। तो बेटा ये बायोफिजिक्स है, ठीक है। इसमें हमने पहले भी एग्जांपल पढ़ी, पीछे भी, जिसमें हमने देखा कि हमने इसके अंदर वो मोशन के लॉज को स्टडी किया। बायोलॉजिस्ट जो है वो जब जानवरों की मूवमेंट को स्टडी करता है तो वो मोशन के लॉ को स्टडी कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि लीवर के जो प्रिंसिपल वर्किंग है वो कहता है बिल्कुल सिमिलर है जो लिम्स की मूवमेंट होती है एनिमल्स के अंदर। इज दैट क्लियर? सेकंड वन हमारे पास आ जाती है बेटा बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पर भी देखें कि ये भी कंपाउंड वर्ड है, यहाँ पे भी बायो है और केमिस्ट्री है, यानी बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोलॉजी के किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए जब हम केमिस्ट्री की हेल्प लेते हैं तो फिर हम उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। मसलन हमारी बॉडी के अंदर बेटा जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जितना भी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में, अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म कहते हैं ऑल सेट्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ लिविंग बॉडी, ठीक है। तो जितने भी जानदारों के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब को स्टडी करना। अब वहाँ पे देखें वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं असल में वो केमिस्ट्री है, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। टोटल एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं उनमें से 16 हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और उनको स्टडी करना और उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है, जो रिएक्शंस हैं, उनको स्टडी करना जो है वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। और जैसे जानदारों के अंदर यानी प्लांट्स के अंदर भी और दूसरे एनिमल्स के अंदर भी जैसे रेस्पिरेशन का रिएक्शन होता है, तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, इसके अंदर कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं
केमिस्ट्री के ये प्रोसेस हैं और ये केमिकल बॉन्डिंग है। आपको पता है कि प्लांट जो हैं जो फूड तैयार करते हैं अपने लिए वो फोटोसिंथेसिस तैयार करते हैं, और सारे जानदार प्लांट्स और एनिमल जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं वो वाया रेस्पिरेशन होती है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है ये जानदारों की बॉडी में होते हैं। तो लिहाजा हैं तो ये केमिकल प्रोसेस, लेकिन चूंकि जानदारों की बॉडी में हो रहे हैं तो इनको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, और इनको स्टडी करना जो है वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। क्लियर जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोमैथमेटिक्स। अब यहाँ पे भी आप देखें बायोलॉजी है और साथ है मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट को एक साथ स्टडी करना, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट को समझने के लिए दूसरे सब्जेक्ट का सहारा लेना, तो एक कंपाउंड वर्ड हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स, इसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं। क्लियर जी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम जब कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के बाद जब हमने डाटा को एनालाइज करना होता है, जब हमने डाटा को जो है वो आप कह रहे हैं कलेक्ट करने के बाद जब हमने उसको एनालाइज करना होता है, या जब हमने रिजल्ट लेने के बाद उसको एनालाइज करना होता है, तो हमें जो मैथ की जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, जो उसके रूल्स हैं, जो उसके फार्मूलाज हैं, उनकी हमें सहारा लेना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मैथमेटिक्स भी हमें जो है वो स्टडी करना पड़ती है किसी हद तक, ठीक है। बायोलॉजिस्ट को कुछ फार्मूलों का पता होना चाहिए कि वो उसको स्टडी कर सके, वो उसका रिजल्ट निकाल सके, ठीक है। तो मसलन इट डील्स विद द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोमैथमेटिक्स की बात हो रही है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, यानी मैथमेटिकल टेक्निक्स, टूल्स यानी फार्मूलाज को यूज करते हुए जो हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द बायोमैथमेटिक्स। क्लियर। तो इसके एग्जांपल में आ जाता है एनालाइजिंग द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारे पास एक वसी डाटा आता है उसको सम अप करने के लिए, उसकी एक समरी निकालने के लिए जो है वो हम उसमें मैथमेटिक्स के जो टूल्स हैं, यानी जैसे हम उसका मीन निकाल लेते हैं, ठीक है ना जी, तो इस तरह से रेशो निकाल लेते हैं। तो इस तरह के फार्मूले यूज़ करके हम अपने डाटे को जो है वो समराइज करते हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड द बायोमैथमेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोजियोग्राफी। अब यहाँ पे बायो, जियो और ग्राफी, ठीक है जी। अब बेटा बायो का मतलब होता है बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, लिविंग स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जियो का मतलब होता है अर्थ, जमीन, और ग्राफी का मतलब होता है इलाका, रीजन, ठीक है। इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि बायोजियोग्राफी, यानी हम जानदारों को स्टडी कर रहे हैं उनके मुख्तलिफ ज़मीनी इलाकों के हवाले से, अंडरस्टैंड, यानी जोग्राफियाई एरिया के हवाले से हम जानदारों की स्टडी कर रहे हैं। तो सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। यानी हमने क्या करना होता है, आपको पता है कि जो हमारे जो जियोग्राफिकल जो रीजन्स हैं दुनिया के अंदर जो पाए जाते हैं, उनकी जो खदोखाल है, उनकी जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट्स हैं, वो मुख्तलिफ हैं सबके, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि हमने जानदारों की स्पीशीज़ को जब हमने स्टडी करना होता है तो एक्चुअली जो है वो हम जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड को हम स्टडी करते हैं। तो फिर हमें उस इलाके में पाए जाने वाले जानदारों की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो समझ में आती हैं, और इस तरह से हम जानदारों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी उनको मुख्तलिफ इलाकों में हम तकसीम कर सकते हैं। और या अगर वो पहले से पाए जाते हैं, यानी उनकी अकरेंस जिन इलाका में वो पाए जाते हैं उन इलाका जात को स्टडी करना, ठीक है, उनकी अकरेंस यानी जहाँ पे वो मौजूद हैं उनकी मौजूदगी को स्टडी करना, या उनको डिस्ट्रीब्यूट करना यानी तकसीम करना
उनके जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से दुनिया के अंदर जो है ये जियोग्राफी बायो जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है जी, बेटा समझ आ गई ना कि जानदारों की स्पीशीज़ को मुख्तलिफ इलाकों में दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तकसीम करना जो है वो ये कहलाता है। मसलन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जियोग्राफिकली, और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंजाई एटसेट्रा। ठीक है, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनके जियोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड द बायोजियोग्राफी। क्लियर। लास्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। यहां पर बेटा कंपाउंड वर्ड है, ठीक है, बायो और इकोनॉमिक्स। ठीक है, बायोलॉजी और शुमारियात, जिसमें अंदाज़ा लगाया जाता है, शुमार किया जाता है चीज़ों को, उनकी जो है वो प्रिडिक्ट किया जाता है उनका प्रॉफिट और लॉस बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस। ठीक है, तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानदारों को स्टडी करना। मसलन आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, एग्री बिजनेस, तो आप जानवर कोई फार्म बनाना चाहते हैं, तो आप कोई जानवर अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप उन जानवरों की जो कॉस्ट वैल्यू है, जो आप उन पर जो आप खर्च कर रहे हैं, और प्रॉफिट वैल्यू जो आप उनसे प्रॉफिट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको मिलेगा, ठीक है, उसे प्रिडिक्शन कहते हैं। आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए आया कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तो वो जानदारों के बारे में बिज़नेस है तो देन इट इज़ कॉल्ड द बायो इकोनॉमिक्स, यानी जैसे जानवरों के फार्म बना लेना, ठीक है, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, इसी तरह जैसे बागात लगा लेना पौधों के। ठीक है, तो ये सारे बिजनेस जो हैं ये रिलेट हैं, जैसे फ़िश फार्मिंग है, ये सारे रिलेट हैं बायो इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, जितने भी एग्री बिजनेस हैं वो सारे बायो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, उनको पहले हमने स्टडी करना होता है। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट। मसलन आप वीट कहते हैं गंदम को, वीट बेटा कैसे कहते हैं, गंदम, और यील्ड कहते हैं पैदावार को। किसको कहते हैं जी, पैदावार, पैदावार को यील्ड कहते हैं। वो कहता है कि गंदम की जो पैदावार है उसकी प्रॉफिट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट मीन जो आपने खर्च किया उसमें। मसलन आप 10 एकड़ पर गंदम लगा रहे हैं, तो 10 एकड़ का जो लीज है और उसके अंदर जो आपने बीज डाला है, जो उसके ऊपर स्प्रे किया, जो पानी लगाए हैं, जो आपने उसके ऊपर जो फर्टिलाइज़र जो अप्लाई किए हैं आपने, उन सब की वो आपकी कॉस्ट वैल्यू है। वो कॉस्ट वैल्यू आप निकालें बिफोर द स्टार्ट योर बिजनेस। ठीक है, वो कॉस्ट वैल्यू जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कितनी इतना खर्चा आ जाएगा, वो आप निकाल लें, और फिर आप देखें कि अगर आपकी पैदावार अपना अज्यूम कर लें कि अगर आपकी पैदावार जो है वो 50 मॉड आती है, ठीक है, तो उस हिसाब से मार्केट का रेट क्या है, मौजूदा रेट, उससे आप उसको मल्टीप्लाई करके और 10 एकड़ की आप औसत निकाल के आप अपने प्रॉफिट वैल्यू को कॉस्ट वैल्यू से कंपेयर करके देख सकते हैं कि आया कि ये बिज़नेस मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बायो इकोनॉमिक्स को भी इसमें स्टडी की जाती है। तो बेटा इस टॉपिक में हमने जो रिलेशनशिप स्टडी किए हैं वो हमने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बायोफिज़िक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोमेट्री यानी बायोमैथमेटिक, बायोजियोग्राफी और बायो इकोनॉमिक्स है हमारे पास। इनको हमने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है। तो अगर बेटा आपको इसकी समझ किसी पॉइंट की नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, पाक गाइडेंस स्कूल के सिस्टम के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मैसेज करके उसका आंसर जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।